दूसरा सवाल है अरुण सोवटिया नाम के फ्रेंड्स का, जो कि है कि क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए शो स्क्रिप्टेड या फिक्स किया जाता है। जी नहीं दोस्तों, केबीसी का शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जहां तक कि मुझे पता है। और आपके आसपास में भी अगर कोई कंटेस्टेंट वहां पे जा चुका है तो उनको पूछिएगा कि आपको कुछ उसमें स्क्रिप्टेड लगा या नहीं। स्क्रिप्टेड में तो क्या होता है कि जो अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं नमस्कार देवी और सज्जनों, वो वाला डायलॉग होता है। बाकी की जो सारी बातें होती है वो वहां पे ऑन कैमरा होती है, लाइव होती है, और वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि आप ये बोलिए या अब आपको रोना है, अब आपको हंसना है। जो भी आपकी लाइफ की स्टोरी होती है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चन सर के साथ बात करते जाते हैं और वैसे वैसे शूटिंग आगे बढ़ती जाती है। हाँ, एक बात है कि वो जो शूटिंग होती है वो काफी लंबी होती है, तो आप टीवी में जो देखते हैं वो पूरा एपिसोड नहीं होता है, तो उसमें से कुछ चीजें कट की हुई होती है, पर उसमें कुछ एडिटेड नहीं होता है कि जैसे कि अलग से कुछ ऐड किया हो या फिर स्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शन दिए गए हो। और अगला एक सवाल है जो कि मेरे फ्रेंड मौलिक कंसागरा और किशोर खीरजी का है। क्या अमिताभ बच्चन खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, मतलब जब खेलने वाला कंफ्यूज हो और गलत जवाब लॉक करवाने जा रहा हो तब बच्चन सर उसे ये कह के चेतावनी देते हैं कि आपके पास अभी भी लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सही जवाब करने के लिए लॉक करने के लिए कहता है तो कोई चेतावनी नहीं देता है। हाँ, कई दफा ऐसा देखने को मिलता है और मुझे भी शायद लगता है कि ये बात कुछ परसेंटेज पे सही है, क्योंकि जब भी कोई कंटेस्टेंट ऐसे सही आंसर लॉक करवाता है तब तो कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं अमिताभ सर कि आपके पास लाइफलाइन है, यूज कीजिए। हाँ, अगर 12 लाख से ऊपर का सवाल हो तब की बात अलग है, पर स्टार्टिंग के जो 1000 से लेके 12 लाख तक के सवाल होते हैं उसमें अगर कंटेस्टेंट कोई गलत आंसर देने की ट्राई करता है तो बच्चन सर सपोज उसको इंस्ट्रक्ट करते भी है कि भाई आपके पास लाइफलाइन है, उसको ट्राई कीजिए। 2-4 सवाल और है। राजेश हिंगू जी के सवाल है कि कभी कभार लगता है कि कंटेस्टेंट स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलते हैं, क्या ये सच है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्रिप्टेड डायलॉग वहां पे कुछ नहीं होता है। आप अगर वहां पे पार्टिसिपेट करने जाए तो जो भी आपके मन में हो, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ठीक वैसे ही वहां पे बात कर सकते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होता है। जीते हुए पैसे किस तरह दिए जाते हैं। देखिए, जो आपको टीवी में दिखाते हैं कि ऐसे आपका अकाउंट नंबर उसको टेबलेट में ऐड करते हैं और बताते हैं कि ये गए ऑनलाइन आपके अकाउंट में, तब आपने ध्यान से अगर शो को देखा होगा तो पता चलेगा कि उस सीन के नीचे एक स्क्रिप्ट पट्टी आती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही दिखा रहे हैं, रियल ट्रांजैक्शन नहीं है। उसका मतलब क्या है कि ये जो सामने कंटेस्टेंट खेल रहा है उनको हमने ये पैसे दे दिए, ऐसा आपको मतलब जो जनता देख रही थी उनको बताने के लिए दे रहे हैं। और जबकि रियल जो आपकी कैश प्राइस होती है वो आपको शो टेलीकास्ट जब होता है उसके 90 दिनों बाद मिलते हैं। केबीसी की टीम घर पे आके जो पार्ट शूट करती है क्या वो स्क्रिप्टेड होता है या फिर उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब वो ऑडिशन में हम जाते हैं तब हमारी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग हम वहां पे दे के आते हैं, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तब वो घर पे शूटिंग करने के लिए टीम आती है। तो जब टीम आती है तो हमने जो ब्रीफिंग दिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक अच्छी स्टोरी चाहिए, क्योंकि ये शो है तो इसको भी टीआरपी चाहिए। जैसे हमको पैसे जीतने की ज्यादा लगी होती है, वैसे ही उनको ये शो की टीआरपी बढ़ाने की भी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि शो की मैक्सिमम टीआरपी जिस तरह से आए उस तरह वो पार्ट कवर करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें ज्यादा स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं करवाते आपसे, पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पार्ट आपने वहां पे लिखवाया होता है ऑडिशन के टाइम पे, उसी में से जो इमोशनल पार्ट हो या फिर कोई अच्छा हो उसी की ट्राई करते हैं कि आप वो शूटिंग में वो पार्ट बताइए या फिर उसके बारे में बोलिए। और सरप्राइज एलिमेंट की बात करें तो हाँ, कुछ बार क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट होता है उसको बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे शूटिंग जो हो रहा है वहां से दूर रहना है, और घर के जो सारे मेंबर होते हैं उनके साथ उसके पार्ट का शूट होते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो पार्ट है वो ऑन लोकेशन लाइव शूटिंग चल रही होती है, तब वहां जाके कंटेस्टेंट को देखने को मिलता है कि अरे ये तो कब शूट हुआ, मुझे भी नहीं पता। तो बस यही है। आगे का सवाल है, अगर हॉट सीट तक जा पाते हैं तो क्या वहां पे अपना ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाने के लिए पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनरी टैलेंट यानी कि आपको कोई गाना गाना है या फिर डांस करना है ऐसा ही, या फिर शायद कोई पेंटिंग वगैरह डिस्प्ले करनी है वहां पे, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ऑर्डिनरी टैलेंट आप वहां पे दिखा नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो हाँ, आप वहां पे दिखा सकते हैं और उसकी जो शूटिंग की क्रू टीम होती है उनको इन्फॉर्म कर दे तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी इन्फॉर्म करते तो बिग शूटिंग में आप वहां पे बात रखेंगे अपनी कि
मैं ये जो मेरा टैलेंट है मैं यहाँ पे आपको आपके सामने शो करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि 99% केस में तो आपको मना नहीं ही करेंगे, तो ये पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और फ्रेंड है सागर, जिनका सवाल है, कंप्यूटर जी एआई टेक्नोलॉजी से अमित जी की आज्ञा का पालन करते हैं या फिर कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर को कहीं से ऑपरेट कर रहा होता है? देखिए दोस्तों, ये शो जब शुरू हुआ साल 2000 में, तब से कंप्यूटर जी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चन सर के साथ। तो क्या था कि तब तो कोई एआई टेक्नोलॉजी थी नहीं, और फिलहाल एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पर क्या है कि ये जो शो है उसमें अभी कंप्यूटर जी एआई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे। तो बच्चन जी जो भी बोलते हैं, वो जो वॉइस कमांड वही सुन के वहां पे बैकएंड पे एक ऑपरेटर रहता है, वही इसको कंप्यूटर को कमांड देता है कि क्या डिस्प्ले करना है, क्या नहीं करना है, घड़ी को रोकना है, कब चलाना है, कौन सी लाइफलाइन लेनी है, बस यही है। और आगे सागर का दूसरा सवाल है, सवाल कौन और किस आधार पर चयन करता है? देखिए, सवाल इनकी जो एक क्रू होती है, शूटिंग की टीम होती है, उनमें से कोई एक क्रिएटिव टीम है। मुझे जितना बताया गया था वहां पे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो केबीसी की शूटिंग टीम होती है, वहां पे एक क्रू होता है जो कि क्रिएटिव पार्ट्स होते हैं, कि जैसे कि ये सवाल अलग अलग से छानना, और शो के डायरेक्टर होते हैं, वो होते हैं, शायद वो लोग सवाल ये सॉर्ट आउट करते होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इसके बारे में। और आगे का सवाल फिर से सागर का ही है, ये शो टीवी पे दिखाते हैं उतना ही दिलचस्प होता है या फिर वहां स्टूडियो में बैठी ऑडियंस के लिए बोरिंग? देखिए, अभी एक एपिसोड का जो शूटिंग होता है वो एवरेज 4 घंटे तक चलता है। कभी कभार कंटेस्टेंट जल्दी जीत जाता है, हार जाता है, तो 10-15 मिनट ऐसे वैसे हो जाए। तो ये जो 4 घंटे का शूटिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है, बीच में शायद कोई ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि कभी किसी एपिसोड में ब्रेक ले भी लेते हैं 10 या 15 मिनट की, बट ज्यादातर एपिसोड में 4 घंटे की कंटिन्यू शूटिंग चलती रहती है। शूटिंग के वक्त स्टूडियो में जो माहौल होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि जो मेटा का रियल कुछ वर्चुअल वर्ल्ड शुरू है, कुछ उसी टाइप की फीलिंग आती है। आपको यकीन नहीं होगा कि आप यहाँ पे शूटिंग लाइव देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई कैमरा, लाइट, एक्शन, साउंड वगैरह आपको साउंड सुनने को ही नहीं मिलेगा, या फिर रीटेक भी नहीं होते, क्योंकि डायरेक्ट सब फ्लो में ही चला जाता है। जैसे आप शो में देखते हैं टीवी में कि यहाँ पे शो शुरू हुआ है और बाद में जब तो खत्म होता है तो कुछ नहीं होता है, ठीक वैसे ही वहां पे कंटिन्यू चलता है। तो ना तो ऑडियंस को ऐसे बोरिंग लगता है, ना ही कंटेस्टेंट को वैसे भी बोरिंग नहीं ही लगेगा ना। आगे का सवाल है, वो भी सागर का ही है, वीडियो कॉल करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को पहले से ही कॉल करके बताया जाता है या फिर ये सच में सरप्राइज कॉल होती है? दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि आपको ऑडिशन में जब जाते हैं तब फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन के लिए कुछ आपके 3 या 4 फ्रेंड्स के नाम वो लिखवाने होते हैं वहां पे, और उसकी फोटो भी देनी रहती है। जबकि आपका सिलेक्शन होगा तब उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके जो दोस्त है अभी व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं, तो आपको अभी फोन के पास ही हाजिर रहना है। तो क्या होता है कि जब आपकी शूटिंग शुरू होते है तब आप व्हाट्सएप पे नहीं भी होते, तब भी वहां पे उनको इन्फॉर्म करके रखते हैं कि आप नेटवर्क में रहिएगा। और जब फोन ऑफ फ्रेंड होता है यूज, तब क्या होता है कि उनकी शूटिंग टीम जो होती है वो आपको 5 मिनट पहले फोन कर देती है। जब यहाँ पे कंटेस्टेंट लाइफलाइन लेता है तो पहले शूटिंग टीम कॉल करती है और उनको इन्फॉर्म कर देती है कि भाई आपकी लाइन, अब जो कॉल है वो अभी लाइन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें बच्चन सर और आपका दोस्त है वो आपसे बात करेंगे। और इसके आगे का सवाल है, वो भी सागर का है, क्या शूटिंग के दौरान रीटेक लिया जाता है? जी बिल्कुल नहीं, रीटेक नहीं लिया जाता है। वहां पे 3-4 एंगल से अलग अलग कैमरे होते हैं जो शूटिंग कंटिन्यू करते हैं। जब शूटिंग स्टार्ट होती है वहां से लेके एंड तक बीच में कहीं भी स्टार्ट और कट नहीं बोलते। हाँ, सिर्फ जब वो एक सीन फिल्माते हैं कि मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब क्या होता है कि लाइट ऑफ और लाइट ऑन होती है, सिर्फ लाइट टर्न ऑन टर्न ऑफ होती है, उसके अलावा कोई भी शूटिंग वहां पे रुकती नहीं है। इसके आगे का सवाल है, सागर का ही है फिर से, कितना रियलिटी शो है और कितना स्क्रिप्टेड है? देखिए दोस्तों, जब मैं वहां पे गया हूँ उसके एक्सपीरियंस के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये शो 100% रियल ही लगा है, इसमें कुछ भी 1% स्क्रिप्टेड नहीं लगा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो आपको कुछ एपिसोड स्क्रिप्टेड लगे, अगर उसमें कुछ बैक साइड से कुछ सेटिंग हो तो मुझे उसके बारे में डेफिनेटली नहीं पता है, पर 99% केसेस में ये जो एपिसोड होते हैं जो रियल टाइम होते हैं वही दिखाते हैं। और हाँ, आपको लगता है कि हर कोई गरीब क्यों है या फिर हर कोई दुखी क्यों है, तो एक बात समझिए कि ये शो जो है उसको भी टीआरपी की जरूरत रहती है। तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो सोच लीजिए कि आप अगर लाइफ में वेल सेटल्ड है, फिर भी वो आपकी कौन सी जो लाइफ की स्टोरी का कौन सा पार्ट वहां पे बताएंगे कि जब आपने कोई स्ट्रगल की हो या फिर आप कोई दुख से उभरे हो
वही पार्ट डेफिनेटली वो दिखाएंगे ना, क्योंकि उसी से क्या होगा कि एक लिंक होती है पब्लिक के साथ। सो बस बेसिकली वही रीजन होता है और कुछ नहीं। एक दूसरा सवाल है जो कि सागर पटेल नाम के फ्रेंड का है, शो में हॉट सीट तक पहुंचने की जानकारी। देखिए, जब ये शो ऑन एयर होता है, मतलब इसकी जो रजिस्ट्रेशन ऑन एयर होते हैं वो होता है ज्यादातर फरवरी और मार्च में। तब आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे भी इसकी एड देखने को मिल जाएगी, और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो काफी बिलबोर्ड में इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और इसके आगे घर पे टीवी देखते होगे तो सोनी चैनल पे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। और सबसे लास्ट में सोनी लिव एप्लीकेशन, उसमें भी उसका एक स्लाइडर बैनर आने लगता है, जो कि आपको देखते रहना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कब एग्जैक्टली आ रहा है, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता कि जनवरी, फरवरी या मार्च में ही आएगा। और इसके बाद का जो स्टेप होता है कि रजिस्ट्रेशन लाइंस जब खुलती है तब 8 से 10 दिन के ऐसा कुछ होता है उसका टाइमिंग। तब हर रोज एक सवाल पूछते हैं और उसका आंसर देने पे आपकी एक एंट्री एलिजिबल हो जाती है। एक एंट्री का मतलब है कि अगर 8 दिन तक सवाल आएंगे तो आपके पास 8 चांस है वहां पे रजिस्ट्रेशन में क्वालिफाई करने के लिए। और सोच लीजिए कि 8 में से किसी एक बार भी आप क्वालिफाई हो गए तो आपको दूसरे राउंड के लिए एक कॉल आएगी, जिसमें एक जो हम कस्टमर केयर में फोन करते हैं और ऑप्शन बोलते हैं कि ये आंसर देने के लिए 1 दबाए, ये आंसर देने के लिए 2 दबाए, उस टाइप के IVR क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको नंबर प्रेस करके ही बताना होता है, 1, 2, 3 या 4। और वो जो आंसरिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद मैन्युअली कोई पर्सन आपसे बात करेगा कि भाई आपका जो है सिलेक्शन होगा आगे ऑडिशन में, तो क्या आप आ पाएंगे कि नहीं। तो आपको उसको आंसर हाँ में ही देना पड़ेगा, क्योंकि ना बोल देंगे तो फिर प्रोसेस खत्म। तो अगर आप हाँ बोलते हैं तो हो सकता है कि इंडिया के जो कोई बड़े 10 शहर होते हैं वहां पे उन लोगों का ऑडिशन होता है, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद, ऐसे सब। तो जो भी सिटी आपको अलोकेट हो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं गुजरात से हूँ तो मुझे वडोदरा ही चाहिए। अगर आप गुजरात से हो और बोलते हैं कि आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा तो वहां पे जाना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। फिर क्या होता है, ऑडिशन प्रोसेस में आप जब वहां पे जाते हैं तो आपका एक वीडियो इंटरव्यू होता है 5 से 15 मिनट या 20 मिनट, जब जितना आप बोलेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। और एक जीके टेस्ट होता है जो कि 15 या 20 सवाल का रेंडमली हो सकता है, जिसका टाइमिंग अगर 15 सवाल है तो 10 मिनट का टाइमिंग होगा, 20 सवाल है तो 15 मिनट का, ऐसा कुछ होता है। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं रहा है इसलिए, पर ये होता पक्का वही है 15 या 20 सवाल का। और उसके बाद एक आपको जो आपकी लाइफ के बारे में एक बुकलेट बतानी जाएगी। क्या होगा कि 50 तकरीबन सवाल होते हैं उसमें, कि जैसे कि आप कहाँ पे पले बड़े हैं, आपका जन्म कहाँ है, आपकी लाइफ में कोई बुरा जो बना हुआ हो वो हो, या फिर कोई अच्छी बात हुई हो, या फिर आप किसी से इंस्पायर हो, या फिर आपको आगे करियर में क्या करना है। ऐसे लाइफ से जुड़े निजी सवाल पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं लंबे लिखने होते हैं, आपको 1 या 2 लाइन में उसके आंसर लिखने होते हैं। फिर ऑडिशन खत्म होने के बाद होता है फाइनल राउंड, जो कि बॉम्बे में हॉट सीट वाला होता है। उसके लिए आपको ऑडिशन के बाद तकरीबन 1 से 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। अगर बॉम्बे से कॉल आ जाती है कि हाँ आपको आना है बॉम्बे तो आप जा सकते हैं, वरना ऑडिशन से ही आपकी बात खत्म। और जब वहां पे बॉम्बे जाना होता है तो वहां पे सारा खर्च वही देते हैं। जो 2 लोग जाते हैं, 2 लोगों का ट्रेन का खर्च, अगर आप 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहते हैं बॉम्बे से तो, और 500 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो आपको ट्रेन टिकट मुहैया कराते हैं। और वहां पे रहने के लिए एक होटल स्टे देते हैं, जिसका भी सारा खर्च वही केबीसी की टीम ही उठाती है। इसके आगे का सवाल है प्रतीक मकवाना का, जिन्होंने पूछा है जीती हुई धनराशि में से कितना टैक्स कट होता है। अभी देखिए, इनमें जो 31% फ्लैट TDS टैक्स कट होके आपको अमाउंट मिलती है। जैसे कि मैं 25 लाख जीता था तो मुझे 17,80,000 का चेक मुझे मिला था, जिसमें से फिर और ऊपर कुछ टैक्स और देना पड़ता है। टोटल मिला के 32% टैक्स होता है। जो बाकी का टैक्स होता है वो आपको ईयरली रिटर्न फाइल करते वक्त सबमिट करना पड़ता है। आगे का सवाल है प्रतीक मकवाना का फिर से, क्या शो में किसी भी तरह की पहचान या सेटिंग जो भी हो वैसा कुछ होता है क्या। जी बिल्कुल नहीं। आप अगर खुद बच्चन सर भी आपको जानते हैं तब भी वहां पे एंट्री आपकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर गेस्ट एपिसोड जो होते हैं सेलिब्रिटी वाले, जो कि फ्राइडे को होते हैं, उसमें पता नहीं सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो कौन सा है। उसमें काफी एक्टर आते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं। बाकी कोई नॉर्मल पर्सन अपना सेटिंग लगा के या फिर कैसे भी करके वहां पे नहीं जा सकता। आगे का जो सवाल है वो है मेरे फ्रेंड नीलेश चौहान जी का। पहले राउंड के लिए मुझे 4 कॉल आए थे जो कि मैं रिसीव नहीं कर पाया,
और फिर 5वीं कॉल मैंने रिसीव कर ली थी और सभी जवाब भी सही दिए थे। इसके बावजूद मेरे दूसरे राउंड के लिए कोई कॉल नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या होता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉलिंग टीम होती है उसके ऊपर सब निर्भर करता है। और कभी कई कबार क्या होती है कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं पर कॉल नहीं भी लगती तो दोबारा से या फिर तीसरी बार चौथी बार भी ट्राई करते हैं, पर ये इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, आप ट्राई करते रहिए। फिर से नीलेश चौहान जी का क्वेश्चन है, पहले राउंड के लिए जब कॉल आती है तो कंप्यूटराइज मशीन में आंसर सबमिट करते वक्त गलती से कोई दूसरा बटन दब जाए तो क्या वो जवाब नोट होता है? जी बिल्कुल नोट होता है। और इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर सही से ही दें। अगर उसमें 4 सवाल होते हैं और आपने 3 आंसर है वही सही दिए है तो क्या होगा कि पहले वहां पे जो सिलेक्शन होता है वो सारे 4 आंसर सही हो उन लोगों का सिलेक्शन होगा और वो उतने फील हो जाती है उनकी सीट है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो 3 आंसर वाले होते हैं उनको लेना शुरू करते हैं, उसके बाद 2 के आंसर वाले की जरूरत पड़ती है तो उसे भी ले लेते हैं। आगे एक सवाल है मनीष देसाई जी का, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस शो में क्यों नहीं आते? देखिए दोस्तों, जहां तक मेरी नॉलेज है और मैंने इस शो में देखा है तो कोई पॉलिटिशियन इस शो में नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि शायद कंट्रोवर्सी हो या फिर ऐसा कुछ सीन हो, इसीलिए शायद पॉलिटिशियन को ना भी बुलाते हो सकता है कि आगे के शो में कहीं पे हमको देखने को मिल जाए कि कोई पीएम या सीएम यहाँ पे हॉट सीट पे आके खेलते हुए देखने को मिले, पर लगता नहीं ऐसा चांसेस ज्यादा है। आगे एक सवाल है संजय बुंदिया जी का, बच्चन सर को सही उत्तर पता हो या ना हो पर कंप्यूटर स्क्रीन पे उनका कोई नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है क्या, ताकि वो प्रतिभागी को कंफ्यूज कर सके? जी नहीं, बच्चन सर की जो डिस्प्ले होती है वहां पे भी जब तक हम आंसर लॉक नहीं करते तब तक वहां पे दिखाते नहीं कि ये आंसर सही है या गलत है। जब एक बार आंसर आप कंप्लीटली लॉक करवा देते कि हाँ सर ये लॉक कर दीजिए, तब जाके उनकी डिस्प्ले पे ग्रीन या रेड साइन होगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि अगर सोच लीजिए कि वहां पहले से ही ग्रीन या रेड साइन होती है तो उनके चश्मे, ज्यादातर वो चश्मे में ही होते हैं, तो उनके चश्मे में ही आपको दिख जाएगा कि जो ये आंसर है वो सही है या गलत है। तो आप आंसर लॉक करवाने से पहले उनकी आंखों में या फिर चश्मे में उसका जो रिफ्लेक्शन होता है उसके आधार पर आंसर लॉक करवा सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर आप लॉक करवाते हैं उसके बाद ही उसके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि ये आंसर सही है या गलत है। इसके आगे थोड़े से और सवाल है जो कि रौनक गणात्रा जी ने पूछे हैं। शो के बीच में क्या बच्चन सर कंटेस्टेंट से मिलते हैं या बात करते हैं, या फिर जो हॉट सीट पे होते हैं बस उतना ही बात होती है? देखिए, शो के बीच में यानी कि जो लंच ब्रेक होता है उस वक्त क्या होता है कि कंटेस्टेंट भी खाने के लिए चले जाते हैं और बच्चन सर भी खाने के लिए जाते हैं, तो इसके अलावा तो कोई बातचीत का चांस रहता नहीं है। तो जो हॉट सीट पे बैठे हुए हैं उसी दौरान जो बातचीत होती है वही होती है। हाँ, कभी कभार कोई अगर बच्चन सर सेट पे से वेनिटी में ना ही गए हो तो कोई कंटेस्टेंट अगर वहां पे हो तो बात कर भी लेते हैं। और दूसरा सवाल है वही रौनक गणात्रा जी का ही है दूसरा सवाल, अगर हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो साथ में कितने लोग आ सकते हैं स्टूडियो पे? देखिए, इसमें जनरली क्या होता है कि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स आए वैसा ही उन लोगों की ट्राई रहती है, फिर वो 1 हो 2 हो या 3 हो। और मैं जब गया था तब मुझे बताया गया था कि आप ट्राई कीजिएगा कि आपके साथ आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के तकरीबन 5 लोग आ सके, तो 5 या 4 या 5 लोग आप आराम से जा सकते हैं, पर जो इसका खर्चा होगा वो सिर्फ आपको 2 लोगों का ही मिलेगा, बाकी के उसके ऊपर जो भी लोग आपके साथ में आएंगे उनका स्टे का हैंडल करना रहेगा। आगे फिर से ही रौनक गणात्रा जी का सवाल है, शूटिंग के दौरान क्या मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है या एक ही टेक में पूरा शूट हो जाता है? देखिए, इसका जो शूटिंग स्टार्ट होता है तब से लेके एंड तक एक ही टेक में शूट होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। और फिर आगे का सवाल उन्हीं का रौनक जी का ही है, क्या वहां पे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या खुद ही अपनी तरफ से मेकअप करना होता है? जी बिल्कुल, वहां पे मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो कि एपिसोड की शूटिंग शुरू होने से पहले आपको अलग जो रूम दिया हुआ होता है वहां पे आपको मुंह पे थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं या फिर हेयर में थोड़ी सी जेल या जेल स्प्रे लगा के हेयर सेट कर देते, ताकि बीच में शो में आपके बाल आपके चेहरे पे ना गिर जाए। और शूटिंग के बीच में भी अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है कि आपके बाल बिखर गए हो तो वो बीच में आके सही कर जाते हैं, और कपड़े में कहीं पे क्रीज दिखती है तो वही आयरन लेके वहां पे उसकी क्रीज मिटा देते हैं। तो प्रतिभागी को वेनिटी वैन की सुविधा दी जाती है या कुछ और इंतजाम होता है? देखिए, कंटेस्टेंट को जो वेनिटी वैन होते हैं वो सर्विस नहीं देते, पर वहां पे जो सेट होता है वहां पे एक अलग से रूम होता है, वहां पे सारे कंटेस्टेंट इकट्ठा होते हैं और वहां पे आपको बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे कि वॉशरूम होते हैं, मेकअप और खाने पीने की चीजें, वो सब वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेशल वेनिटी वैन नहीं मिलती है।
फिर से रौनक जी का सवाल है, सिर्फ ऑडियंस के तौर पे अगर किसी को शूटिंग देखने स्टूडियो में जाना हो तो क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए उसका एक ईमेल आईडी आता है। मैं एग्जैक्ट तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो ईमेल आईडी बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। तो क्या होता है कि आपको पहले ईमेल करना रहता है कि मुझे अभी केबीसी की शूटिंग में वहां पे स्टूडियो पे प्रेजेंट रहना है। तो आपको जिन जिन लोगों को वहां पे जाना होता है उन सभी का आधार कार्ड और उनकी जो डिटेल बर्थ डेट होती है वो आपको भेजनी रहेगी। वहां पे क्या होता है कि 18 साल के नीचे के जो व्यक्ति होते हैं उनको शूटिंग में नहीं बैठने देते हैं। और फिर से रौनक जी का सवाल है, ऑडियंस पोल के लिए जो वोटिंग मशीनें दी जाती है क्या वो स्टार्टिंग से ही दे देते हैं या जब ऑडियंस पोल प्रतिभागी लेता है तभी सबको दी जाती है? जो वोटिंग मीटर होती है वो शूटिंग शुरू होती है तभी ऐसे रैंडमली ऑडियंस में दी जाती है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट ऑडियंस पोल लेता है तो आपको वोट करना है। और आगे का सवाल है, अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और सेलिब्रिटी भी वहां सेट पे मौजूद रहते हैं? देखिए ज्यादातर तो वहां पे कोई नहीं होता है, जो सेलिब्रिटी होता है वो गेस्ट एपिसोड के दौरान आते हैं। और क्या होता है कि कभी गेस्ट एपिसोड की शूटिंग और आपके एपिसोड की शूटिंग साथ में चल रही होती है तो कभी कभार वो जो सेलिब्रिटी होते हैं वो वहां पे फ्रंट सीट पे आके बैठते भी है, तो आपको देखने का मौका मिल सकता है। आगे का सवाल है, प्रतिभागी के जीतने के तुरंत बाद पैसे ऑनलाइन दिए जाते हैं या कुछ समय बाद? नहीं, पैसे इसमें तुरंत नहीं दिए जाते हैं। जब आपका शो शूट होके कम्प्लीटली टेलीकास्ट होता है जिस डेट को, अगर सपोज 1 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ तो जनवरी, फरवरी और मार्च तो 3 महीने मतलब 90 दिन कम्प्लीटली आपको गिन लेने चाहिए कि इतने दिन तो नहीं आएंगे। अप्रैल में हो सकता है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कभी भी आपका जो विनिंग अमाउंट का चेक वो आपके घर पे कुरियर से मिल जाएगा आपको। आगे का सवाल है, एंट्री के लिए कहीं भी किसी की तरह फीस देनी पड़ती है या नहीं? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री शो है। यहाँ पे आपको ना तो रजिस्ट्रेशन में कोई फी देनी पड़ती है, ना ही ऑडिशन के लिए और ना ही हॉट सीट पे जाने के लिए और ना ही ये शो देखने जाने के लिए। सभी जगह पे फ्री एंट्री ही है, पर इसकी जो प्रोसेस है वो आपको हर जगह पे फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हॉट सीट तक जाना है तो रजिस्ट्रेशन करके एक के बाद एक राउंड क्लियर करके जाना पड़ेगा, और सिर्फ शूटिंग देखने के लिए जानी है तो उसकी जो लीगल प्रोसेस होती है, जैसे कि ईमेल थ्रू आपको उसकी शूटिंग क्रू टीम को इन्फॉर्म करना रहेगा, उसकी परमिशन लेनी रहेगी और वहां से आपको कंफर्मेशन आएगी कि इस डेट को इस टाइम पे आपको इस जगह पे आना है, तभी आप शूटिंग देखने जा पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो केबीसी के रिलेटेड आपके सवाल थे उसके आंसर मिल गए होंगे, और ये जो वीडियो है इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको भी इसको केबीसी को लेके कोई सवाल है आपके मन में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगर ज्यादा सवाल हो भी जाए तो मैं इसकी एक पार्ट 2 भी बनाऊं वीडियो की, और उसमें आपके सभी के आंसर देने की ट्राई करूंगा। अगर कम आंसर हो गए तो कमेंट में ही मैं आपको आंसर रिप्लाई कर ही दूंगा कि जो भी आपका सवाल होगा वो।